तो मेरा नाम दीपक ठाकुर है और कुछ वक्त पहले मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने मुझे पूरी तरह से अंदर से तोड़ के रख दिया है। बहुत ही छोटे अपने परिवार के साथ मैं हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरा बहुत ही छोटा प्यारा सा भाई था। हम लोग बिना दुनियादारी की परवाह किए, बिना किसी से उलझे, बिना किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किए, बहुत ही ज़्यादा प्यार के साथ अपनी ज़िंदगी जीते थे। और आप सब लोगों को भी ये पता होगा कि जो घर के बड़े बेटे होते हैं उनके ऊपर उम्र के बहुत ही छोटे से पड़ाव में बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो उसी तरह मैं भी जैसे ही जवानी में कदम रखने वाला था तो मुझे भी अपनी घर की जिम्मेदारियों का एहसास हो गया और मैंने पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ जहाँ भी पॉसिबल हो सकता था, पुलिस में, आर्मी में, कोई सरकारी टेस्ट निकलते थे तो उनको भरता था। और मेहनत करके मैंने, आप लोगों को भी ये पता है कि मेहनत कभी नाकामयाब नहीं होती, तो मेहनत करके मैंने अपने ही इलाके के पुलिस स्टेशन में एज अ पुलिस इंस्पेक्टर नौकरी हासिल कर ली। और इसके बाद शुरुआत होती है असली कहानी की। एक तरफ मैं घर का बड़ा बेटा होने की जिम्मेदारियां उठाने लगा, अपने माता पिता को खुश करने की कोशिश करने लगा, और वहीं दूसरी तरफ मेरा छोटा भाई भी बड़ा हो रहा था। तो वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार था, बहुत अच्छा था। तो हम लोगों ने उसकी एडमिशन जो है एक बहुत बड़े अपने इलाके के कॉलेज में करवा दी, ताकि वो और ज़्यादा आगे पढ़ सके, और ज़्यादा आगे बढ़ सके। लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि वहाँ जाने के बाद हम सब की ज़िंदगी बिखर जाएगी। तो हुआ कुछ ऐसा कि रोज़ की तरह मेरा भाई कॉलेज गया हुआ था और अचानक से मुझे ये खबर मिलती है कि मेरे भाई ने किसी का मर्डर कर दिया है। और उस खबर को सुन के मैं इतना हैरान हो चुका था, इतना परेशान हो चुका था कि एकदम से मेरे पैरों के तले से पूरी ज़मीन खिसक गई और मुझे बिल्कुल भी ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, उस पर क्या प्रतिक्रिया दूं, उस पर क्या रिएक्ट करूं। और उसके बाद जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं कुछ कर पाता, उस दूसरे लड़के के माता पिता जो हैं मेरी पुलिस चौकी पर आ पहुंचते हैं। और मैं उनका दर्द, जो उन माता पिता की आंखों में जो दर्द था, उसको पूरी तरह से महसूस कर पा रहा था। और वो उनका इकलौता लड़का था, तो उनकी जो अपने बच्चे से उम्मीदें थी और उनके अपने बच्चे के लिए जो सपने थे, मैं उनकी आंखों में वो साफ साफ देख पा रहा था। तो वो मेरे पास जैसे ही कंप्लेंट लिखवाते हैं, तो जैसे कि मैंने शपथ ली थी अपनी नौकरी शुरू करने से पहले, अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले, कि मैं अपने परिवार से पहले, अपनी पर्सनल चीज़ों से पहले जो है हमेशा अपने फ़र्ज़ को अहमियत दूंगा। और वही शपथ उस वक्त मेरे दिमाग में चारों तरफ गूंज रही थी कि मेरा भाई किसी का कत्ल करके भाग चुका है, और मुझे ये लगा कि शायद मेरा भाई भी और बदमाश लड़कों की तरह और बिगड़े हुए लड़कों की तरह जो है वो गलत संगति में आकर बदनाम हो चुका है, बदमाश हो चुका है। तो अब मेरे दिमाग को बिल्कुल भी ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मेरा पहला फ़र्ज़ यही बनता था कि मैं उन माता पिता की कंप्लेंट लिखूं और उस पर एक्शन लूं। तो जैसे ही मैंने एक्शन लेना शुरू किया, मैंने अपने भाई को खोजना शुरू किया, और मेरे मन में ये सवाल थे कि आखिर मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया। लेकिन जिससे पहले मैं कुछ कर पाता, मुझे अपनी टीम के साथ निकलना पड़ा और अपने भाई को खोजने के लिए मुझे पूरी प्लानिंग करनी पड़ी, सब कुछ सेटअप करना पड़ा, और उसके बाद मैं अपनी भाई की खोज में निकल चुका था।
और कुछ दिन बीते, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने अपने भाई का पता लगा लिया, मेरे भाई का सारी टीम ने मिलकर पता लगा लिया। और वो मेरा प्यारा सा छोटा भाई मुझे अब एक कातिल नज़र आ रहा था, एक गुनहगार नज़र आ रहा था, जिसके हाथ किसी एक मासूम लड़के के खून से रंगे हुए थे। और बिल्कुल एक आम मुजरिम की तरह जैसा व्यवहार मैं अपने किसी और मुजरिम के साथ करता, वैसे ही मैं अपने भाई को पकड़कर जो है अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाने लगा। हथकड़ी लगाकर उसको अपने साथ वैन में बिठा लिया। और एक अजीब सा डर, एक अजीब सी घबराहट मैं उसके चेहरे पे, उसकी आंखों में देख पा रहा था। शायद वो मेरा अपना खून है, इसलिए मैं उसका दर्द ज़्यादा महसूस कर पा रहा था। लेकिन एक तरफ मेरा फ़र्ज़ ये बोल रहा था कि ये एक अपराधी है और एक अपराधी के साथ जो है अपराधी जैसा ही व्यवहार और अपराधी जैसा ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं उसको कुछ पूछ पाता, मैंने उसको सांत्वना देने के लिए, उसकी घबराहट दूर करने के लिए ये बोला कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो और मैं तुम्हें बहुत कम सज़ा दिलवाने की कोशिश करूँगा। लेकिन न जाने उसको क्या हुआ, न जाने उसके दिमाग में क्या आया, और वो मेरे साथियों को धक्का देकर भागने लगा। और फिर से एक बार मेरे फ़र्ज़ ने मुझे ये चीख कर कहा कि अपने सामने भागते हुए इस अपराधी को वापस पकड़ो, उसको कुछ भी करके, चाहे गोली चलाकर, चाहे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके, किसी भी तरह से उसको वापस पकड़कर, जिन माँ-बाप ने बड़ी उम्मीदों के साथ मेरे पास जो है कंप्लेंट लिखवाई थी, उनको, उनके सामने मैं अपने भाई को, जो कि एक मुजरिम हो चुका है, उसको सामने ला के रख दूँ और उसको उनकी आंखों के सामने सज़ा दिलवाऊँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, इससे पहले कि मैं उसको रोक पाता, इससे पहले कि मैं उसे कुछ समझा पाता, मेरे भाई ने अचानक मेरे साथियों को धक्का देकर जो है छलांग लगा दी गाड़ी से। और फिर से एक बार मेरे फ़र्ज़ ने मुझे ये चीख कर कहा कि ये तेरे सामने एक अपराधी भाग रहा है और इसको रोको, इसको किसी भी तरह से पकड़ो। तो अचानक से पता नहीं मेरे दिमाग में भी क्या आया, पता नहीं मेरे हाथ कैसे मेरे रिवॉल्वर पर गए, और मैंने उसको एक बार वार्निंग देकर उसके ऊपर, मैंने तो ये सोचा था कि मैं उसकी टाँगों के ऊपर, हमारे जैसी पावर होती है कि हम लोग कभी भी किसी मुजरिम की जो है टाँगों पर पहले गोली चलाते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे मेरे हाथ बिल्कुल काँप रहे थे, लेकिन मैंने उसके ऊपर गोली चला दी। पर हुआ ये कि वो भागते-भागते न जाने किस चीज़ से टकराया, और जो गोली मैंने उसकी टाँगों पर चलाई, वो गोली सीधा जाकर उसके सिर में लगी। और उसी वक़्त, उसी पल मेरी आँखों के सामने जिसने जन्म लिया था, मेरी आँखों के सामने जो बड़ा हुआ था, मेरी आँखों के सामने जो हँसता था, खेलता था, और मेरे साथ उसके बहुत सारी ज़िंदगी के हसीन पल थे, वो मेरी आँखों के सामने ही तड़प-तड़प कर मर रहा था। और दुःख और दर्द के साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिताने लगा। लेकिन अचानक से कुछ दिन बाद एक लड़की मेरे सामने आ जाती है और वो मेरे पास आकर कहती है कि भैया, आपने जिस लड़के को, सुमित को, जो मेरे भाई का नाम था, वो नाम लेकर कहती है कि आपने जिस सुमित लड़के को मारा, वो एक बेकसूर था और वो एक सच्चा और अच्छा लड़का था। और उसी पल मेरे पैरों के तले से पूरी ज़मीन खिसक गई कि मैंने अपने बेकसूर भाई को, मैंने अपने एक बेगुनाह भाई को जो है अपने ही हाथों से एनकाउंटर करके मार चुका था। लेकिन फिर उस लड़की को मैंने ये पूछा कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, और वो बेकसूर कैसे था? लेकिन उसने मुझे बताया कि कुछ बदमाश लड़के, कुछ गुंडे जैसे लड़के उसका पीछा करते थे, उसके पीछे-पीछे कॉलेज तक पहुंच जाते थे और उसको तंग करते थे। और उस दिन भी मैं कॉलेज से घर जा रही थी, तो वही बदमाश लड़के,
वही लफंगे लड़के मेरा रास्ता रोक कर खड़े थे और मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे, मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे थे। लेकिन न जाने कहाँ से आपके भाई ने ये सब होते हुए देखा और सुमित भी उस वक्त उस जगह पे आ गया और मुझे बचाने की कोशिश करने लगा। और उन लफंगे लड़कों में से किसी एक लड़के को गलती से मुझे बचाने के चक्कर में सुमित से धक्का लगा और उस लड़के की अचानक न जाने कैसे नीचे पत्थर पर सर पटकने की वजह से मौत हो गई। और ये हादसा देखकर मैं भी घबरा गई थी, आपका भाई सुमित भी घबरा गया था और वहाँ पे जो आसपास लोग खड़े थे वो भी बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे और सब लोग इधर उधर भागने लगे। मुझे भी ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस वक्त कैसे रिएक्ट करूं। और मैं जैसे तैसे घर पहुंची और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। और कमरे में बंद करने के बाद काफ़ी दिनों तक मैं भी एक सदमे में जा चुकी थी। जैसे ही मैंने ये सुना कि मेरा भाई बेकसूर था और वो किसी लड़की को बचाने के लिए, उसकी इज्जत बचाने के लिए जो है एक लड़ाई में, बेगानी लड़ाई में घुसकर उसको बचा रहा था। इतनी बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान परेशान हो गया था कि अपने जिस छोटे भाई को मैं एक कसूरवार समझता था, एक मुजरिम समझता था, वो असल में मुजरिम नहीं था, वो बिल्कुल बेकसूर था। और जो अपनी जान की परवाह किए बिना किसी गैर लड़की को बचाने के लिए बदमाश लड़कों के साथ भिड़ गया था। और उसके बाद मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन दे दिया। और अब मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और वही सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मेरा अपना ये फ़र्ज़ निभाना सही था या गलत? मेरे छोटे भाई का उस मासूम लड़की को बचाना सही था या गलत? मेरा अपने फ़र्ज़ को ध्यान में रखते हुए अपने भाई के ऊपर एनकाउंटर करना, अपने भाई को जान से मार देना सही था या गलत? और अंत में सिर्फ एक ही सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं और आप लोग ये फैसला करके मुझे ये बताइए कि क्या सही और क्या गलत?